बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास और आज फिर हंगामा आराई की नज़र हो गया। दोनों तरफ से बयानात थे और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात थे और बार बार सदारती निज़ाम के तस्करे भी किए गए, माजी की रफ़ाक़तें भी याद दिलाई गई, एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ भी याद दिलाई गई और मईशत तबाह करने के इल्ज़ामात भी एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ामात डाले गए, पिछली हुकूमतों ने इनके ऊपर इल्ज़ामात डाले और ये बार बार कहा गया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कि 5% ग्रोथ जो है वो अपोजिशन को खलती है। हमारा चैलेंज महंगाई है, अपोजिशन नहीं है। और अपोजिशन ये कहती हुई नजर आई कि हमें इन चीज़ों के ऊपर कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमें कहते हुए नज़र आए कि 5% ग्रोथ हमारी पहुँच चुकी है जो कि अपोजिशन को खलती है। और अपोजिशन ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं, हमें दिखा दें तो महंगाई कहाँ कम नहीं हुई और हालात व वाक़यात क्या हैं। लेकिन ये तमाम सूरत हाल कोई अच्छी और मुनासिब नहीं रही कि हमें जितने भी ऐवान में बैठे हुए लोग हैं उनका संजीदा रवैया कब नज़र आएगा और कब आवाम की वो बात करेंगे। हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार है। और साथ इन हाउस तब्दीली की बातें होती रहीं, कितनी इन हाउस की तब्दीली के लिए मुतहर्रिक है अपोजिशन और कितना संजीदा है, क्योंकि शायद खान अब्बासी साहब का बयान भी सामने आया कि कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये तमाम मौज़ूआत रहेंगे आज के प्रोग्राम में हमारे बहस में और साथ ही साथ TTP के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कल लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। TTP ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और जो TTP के साथ हुकूमत पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे थे वो तातुल का शिकार हैं। लेकिन खबरें ये भी हैं कि कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो किस तरीके से आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा, इन मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जमील फारूकी साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा, कौमी असम्बली का आज फिर इजलास हुआ और हंगामा आराई की नज़र रहा। आज कल लाहौर का वाक़या इतना बड़ा हमने देखा और एक मरतबा फिर से दहशत गर्दी के वापस आने की बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कौमी असम्बली का इजलास होता है तो वहां पर हंगामा आराई हम देखते हैं। क्यों है इतना गैर संजीदा रवैया कौमी असम्बली के अंदर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऐवान हमारे होते हैं वो मसाइल के हल की बजाय मसाइल क्रिएट करने की जगह बन जाते हैं। ये तारीख़ है हमारे ऐवान की। हमारे ऐवान की तारीख़ है कि यहीं पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें एक दूसरे के ऊपर मारी जाती हैं। हमारे ऐवान की तारीख़ है कि यहाँ अवाम के नाम पर वोट लेकर अवामी नुमाइंदा बनकर बैठा जाता है, लेकिन अवाम की बात नहीं होती, बल्कि बात सिर्फ इक़्तिदार की होती है, अपने हिसाब किताब की होती है, अपने मफादात की होती है और अपने मसाइल और अपने वसाइल की होती है। अवाम के मसाइल के हल की जो बातें की जाती हैं या की जानी चाहिए वो बात बराए बात होती है, बादियों नज़र में होती है। असल हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब आप देखिए कि हर वो बात जिससे फ़ायदा खुद हुकूमत को पहुंच रहा है वो उनके हक में जा रही है, उसका बाकायदा तौर पर प्रचार किया जाता है। कैसे? इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो बेहतर हुई है। सर, इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहती है कि लेकिन कभी भी इकोनॉमिस्ट की उस रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया जाएगा जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पर है, महंगे तरीन मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये दोहरे मयारात हैं, इन दोहरे मयारात से हम नहीं निकल पा रहे। और जहां तक बात दहशत गर्दी की है तो उसके ऊपर खुद हमारी वजारत दाखिला जब कंफ्यूज हो, जब मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कहता है कि थ्रेट अलर्ट था लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगर ये मैं बताऊंगा तो इससे मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन की कैफियत क्रिएट होगी। लेकिन लोगों को अगर आप रियलिटी बता देंगे तो उससे वो अपनी हिफाजत कम से कम खुद करने पर तो राजी हो सकेंगे ना। ये भी आप नहीं कर रहे। आप लोगों को दुरुस्त अंदाज में उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, इसमें भी कमी कोताही आपकी होगी। मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कहता है कि मरी में अमवात 23 की बजाय 300 हो सकती थी अगर मैं वहां पहुंचता। तो मुझे कोई एक फुटेज दिखा दें जिसमें मुल्क का वज़ीर दाखिला वहां पहुंचकर लोगों को बचाता हुआ नजर आया हो। इस मुल्क का अलमिया यह है कि कोई बंदा अगर अपने लोगों के लिए अमवात के ऊपर आवाज उठाता है तो उसके ऊपर आप FIA साइबर क्राइम विंग का केस डालकर अंदर डाल देते हैं। मैं तैयब गोंदल की बात कर रहा हूं जो ASI नवीद अपनी फैमिली के साथ जाँ बहक हुए, उनका मुबैना तौर पर कजन अपने आप को गर्दानता था, उसको उठाकर आपने अंदर मार दिया क्योंकि उसने टेलीविजन पर आकर खुलकर यह कह दिया था
ये कह दिया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी मैसेज किया था, मैंने वज़ीर दाखिला को भी किया, मैंने फवाद चौधरी को भी किया और लोगों को भी किया, तो उसका कसूर वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहां पर जबाबंदी, तालाबंदी, लोगों के मुंह के ऊपर टेपें लगाना, बस यही चल रहा है। और खुद जो बोलते जाए अवाम के अंदर वो बोलते जाए। हमारे सामने आज जो कुछ हुआ वो हम देखते रहे। अच्छा जमील फारूकी साहब, आपने जरा महंगाई की बात की, द इकोनॉमिस्ट का हवाला भी दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि द इकोनॉमिस्ट ये भी कहता है कि तीसरे नंबर पर महंगाई में आ चुके हैं। ये फरमाइएगा कि वजीर खारजा जो है वो कहते हुए नजर आए कि हमारी ग्रोथ जो है वो 5% है, और ये बात अपोजिशन को खलती है, इस पे अपोजिशन को काम सूंघ जाता है। अपोजिशन चैलेंज नहीं है, महंगाई चैलेंज है। ये क्यों इतना उलझाव यहां पर भी हमें नजर आता है, यहां पर भी कंफ्यूजन है? उसकी वजह यह है कि हर वो फैक्ट एंड फिगर जो आपके अपने हक में जाता है वो आपकी तरक्की कहलाती है। ये चाहे पीएमएलएन गवर्नमेंट में थी तो वो भी इसी तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती थी, अब पीटीआई गवर्नमेंट में है तो वो भी इसी तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब आप एक आम आदमी के पास जाएंगे, जब आप सड़कों के ऊपर निकलते हैं, जब आप किसी ठेले वाले से मिलते हैं, जब आप किसी ताजी रोजी वाले से मिलते हैं, मेरे सामने आपका कैमरा पर्सन इस कैमरे के पीछे खड़ा है, आप उससे पूछें कि उसका गुजर बसर क्या चल रहा है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो ग्रोथ रेट है वो 5.37% है। उसको इस बात से भी कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है। उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे महीने की 22,000 रुपये तनख्वाह है या 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसे मुझे घर का बजट बनाना है जिसमें मेरे 2 बच्चे पलने हैं, मेरी एक अहलिया है जिसके तमाम तर मसाइल चलने हैं, कोई घर में बीमारी आ जाती है तो वालदैन को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। तो पाकिस्तान का अलमिया यह है कि पाकिस्तान में किसी भी घर के बजट को डिवाइड करने के लिए जो शख्स अपनी तलवार से, नोके सिना से, नोके कलम से बैठकर बजट तशखीस दे रहा होता है, उसने वो वक्त कभी देखा नहीं होता है, उसने उस मसाइल से अपने आप को कभी गुजारा नहीं होता है। यानी मुल्क का वजीर खजाना जो मुशीर खजाना पहले थे, वजीर हो चुके, इससे पहले किसी और गवर्नमेंट में भी वजीर खजाना रह चुके थे, उनसे कोई पूछे कि आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बना हुआ जो बैंक है उसको तो आप बड़े अच्छे से रन कर रहे हैं, किसी एक गरीब के घर का आप बजट बनाकर दिखा दें। तो इस पब्लिक को इन नंबर से, ये फेक नंबर्स होते हैं, नंबर तो ये भी कहते हैं कि इस मुल्क का सबसे बेहतरीन वजीर आला उस्मान बुज़दार है। आप मान लेंगे इस बात को? आप इस फैक्ट को कबूल करेंगे कि उस्मान बुज़दार इस मुल्क के सूबों के एक सूबे का बेहतरीन वजीर आला है? नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि साने मरी में देखें हमारी इकोनॉमी कितनी जबरदस्त थी, 1 लाख गाड़ियां वहां पर पहुंच गई, तो यहां से पता लगता है कि हमारी आवाम कितनी अमीर है। जी, उनका बयान है। और हद ये है कि आप 15 अफसरों को आगे पीछे कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। और उससे बड़ी हद ये है कि उस साने में एक ASI अपनी फैमिली समेत जाँ बहक हुआ एक गाड़ी के अंदर। कहा यह गया कि 23 अमवात हुई हैं, इतलात ये है कि 200 से ऊपर अमवात हुई हैं। उस ASI का मुबैना फूफी का बेटा सबसे पहले मेरे टेलीविजन शो पर आकर बैठा, उसके बाद नदीम मलिक साहब के शो में गया, उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद साइबर क्राइम विंग ने उसके ऊपर दिसंबर की एक दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करते हुए अंदर कर दिया उसको। यह वो मुल्क है जहां पर कोई शख्स अपने लिए सुनवाई की बात करता है, उसको उठा के आप अंदर मार देते हैं। आप कहते हैं कि वो सहाफी नहीं है। भाई, हम कहते हैं कि वो सहाफी नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि उसकी लास्ट कॉल पे ASI नवीद से बात हुई थी, उस एंड से तो उसको देख लो। उसने कहा कि मैंने PM को मैसेज किया, जवाब नहीं मिला, उसकी गलती यही है। उसने कहा कि मैंने फवाद चौधरी को मैसेज किया, मुझे जवाब नहीं मिला, उसकी गलती है। उसकी गलती यह है कि उसने साजिद कियानी को मैसेज किया था, उसको जवाब नहीं मिला। उसकी गलती यह है कि उसने ये कहा कि उस्मान बुज़दार साहब को खुद आना चाहिए था कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए, AC को भेज दिया कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए, तो उसको उठा के आपने अंदर मार दिया। तो ये तो इस मुल्क का सिस्टम है। सर ये फरमाइएगा, आज एक और बात जो कुछ अरसे से चल रही है सदारती निज़ाम की, बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है बार बार रिपीट? और क्या सदारती निज़ाम आने से, लाने से कुछ हमें हासिल होना है? क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं और इसके साथ साथ माजी की रफाकतें भी याद दिलाई गई एक दूसरे को। देखें, सबसे पहली बात यह है कि चेहरे बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, निजाम का नाम बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने। जब तक आप पावर फैक्टर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चेहरे बदलते रहेंगे, बदलते रहे। पाकिस्तान में सदारती निजाम भी टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है। अयूब खान से लेकर भुट्टो साहब तक, भुट्टो साहब से जनरल जिया और फिर मुशर्रफ साहब, इन सब को देख लें, इन सब के अदवार में क्या क्या कुछ होता रहा हम सब के सामने।
अब अगर आप सदारती निज़ाम ले भी आए तो उससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है जब तक आप ग्रास रूट लेवल से ततहीर ना करें सिस्टम की। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार बचाने के टोटके और चौंचले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर वाकईतन तब्दीली आप देखना चाहते हैं तो जाएं किसी झोपड़ पट्टी में जाकर किसी गरीब के दिन का गुजर बसर देख लें। आप जाएं किसी होटल के बाहर जहां पर कोई शख्स भीख मांग रहा हो, उससे पूछें कि तुम्हें एक टाइम का खाना किसी लंगर से मिल जाता है, तुम उस पर खुश हो या अपनी जेब से खरीदते हुए खुश हो। किसी एक आम मजदूर से पूछें कि जो रोटी वो 7 रुपए में लेता था अब 25 रुपए में जाकर लेता है तो उसको कैसा लगता है। आप किसी ठेले के बराबर में बैठे हुए लोगों से पूछें जो ताज़ा रोटी के लिए बेलचे लेकर बैठे हुए हैं, उससे पूछें कि उसके दिहाड़ी की आमदन कितनी है। इस मुल्क का वजीर इत्तलात ये कहता है कि उस शख्स की दिहाड़ी की जो आमदन है वो 1800 रुपए है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों को जाकर देखा है जो आज भी 400-500 रुपए में दिहाड़ी पर काम करने पर मजबूर है। और मुझे बता दें कि 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला बंदा घर जाता होगा तो घर में दूध, राशन, रोटी, सालन, खाना पीना, बीमारी, कोविड, इससे कैसे निबर्दाश्त होता होगा। सही, इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि हम इन हाउस तब्दीली का मिलकर दिफा भी करेंगे और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इन हाउस तब्दीली ला कर छोड़ेंगे। तो ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सियासी मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू जारी है और जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई रही उसके ऊपर बात की और चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होता, निज़ाम की मजबूती ज़रूरी है। जमील फारूकी साहब, इन हाउस तब्दीली की बातें भी होती रहीं तो क्या नज़र आता है इन हाउस तब्दीली? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो बड़े मुतहरिक नजर आए, लेकिन शायद खान अब्बासी साहब का बयान भी सामने आया है कि बड़ा मुश्किल नजर आता है और इन हाउस तब्दीली लाने से कुछ हासिल भी नहीं होना। तो ये बयानात में इतना फर्क क्यों है? देखें, इसमें दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहला फैक्टर यह है कि आपके मुल्क के अंदर तारीख क्या है। पिछले 12 साल से तो तारीख यही है कि आपके अंदर सियासी सेटअप में सियासी जमात अपनी हुकूमत पूरी करती है लेकिन वजीर आजम हुकूमत पूरी नहीं करता। लाइक आप देख लीजिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब थे वजीर आजम पीपल्स पार्टी के 2008 से फर्दर, लेकिन चौथे साल के अंदर उनको छोड़ना पड़ा, अदलिया ने इंटरवीन किया और उनको जाना पड़ा, उनकी जगह राजा परवेज अशरफ साहब आए। लाइक वाइज वॉज द केस विद PMLN। जब मियां नवाज शरीफ साहब थे, चौथा साल कंप्लीट हुआ, फिर अदलिया की तरफ से फैसला आया, उनको हटना पड़ा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद हैं। लेकिन अगर आप अपनी मुल्क की सियासी हिस्ट्री को देखते हैं तो उससे तो लगता है कि खान साहब नहीं टिकेंगे। तो तारीख दोबारा दोहराई जाएगी। जिस मुल्क के अंदर मेरी बात सुन लीजिएगा, जिस मुल्क के अंदर एक सूबे के अंदर बुजदार साहब शहबाज शरीफ लगे हुए हों और कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब उस्मान बुजदार लगे हुए हों, तो उस मुल्क के वज़ीर आज़म को किसी किस्म का आईनी धचका पहुंचने का कोई खास खदशा नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ना तो उतने प्रोएक्टिव हैं, ना PDM उस अंदाज से एक्टिव नजर आती है, ना PMLN उतनी इंटरेस्टेड है वज़ीर आज़म को घर भेजने में, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी एक्टिव है कि इमरान खान साहब चले जाएं तो उनके इन हाउस चेंज हो जाए। क्योंकि जितना नुकसान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को दिया है, कोई भी जमात ये नहीं चाहेगी कि खान साहब इस वक्त सियासी शहीद बने और उनकी सियासी शहादत से बाद में PTI को किसी किस्म का फायदा पहुंचे। तो मेरे ख्याल में खान साहब के हवाले से, इन हाउस चेंज के हवाले से कोई ऑप्शन इन प्रैक्टिकल मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, तो सर ये भी फरमाइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन एक्शन आप कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये फरमाइएगा कि क्या ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च समझ लिया जाए? क्योंकि अपोजिशन तो रोज आके कहती है, टीवी स्क्रीन पर भी आके कहती है अभी हमने गिराया, अभी हमने ये किया, अभी हमने वो किया, और फिर उसके बाद वो लॉन्ग मार्च की बातें करती है। तो ये सब फिर ये जान लिया जाए, मान लिया जाए कि ये जुबानी जमा खर्च है? देखें, इस हुकूमत का अपने आप को पहुंचाया हुआ डेंट तो शायद अपोजिशन के लिए कैपिटलाइज हो जाए और अपोजिशन को उससे फायदा हो जाए, लेकिन अपोजिशन से खुद अपोजिशन को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। ये अगर इन्होंने करना होता तो 28 अक्टूबर 2019 को PDM ने पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, कुछ नहीं हुआ। दिसंबर 2020 को इन्होंने कहा था कि हम सबने इस्तीफे दे देने हैं, कुछ नहीं हुआ। अब वो वही उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने इसी प्रोसेस का हिस्सा रहना है और इसी प्रोसेस से इनको डीरेल कर देना है, तो वो उससे भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। तो इससे थर्ड क्लास अपोजिशन शायद मैंने अपने करियर में देखी हो। मुझे भी 17-18 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और हम
हिस्ट्री को पढ़ते चले आते हैं तो इस अपोजिशन ने खुद को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन हो, चाहे पीडीएम की हो या पीएमएलएन की अपोजिशन हो, अपोजिशन फारिग है। हाँ, हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से अपने आप को जरूर डेंट दिया है और इसके नतायज हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे। और यानी दोनों तरफ टैग अपनी जगह पे कायम है। ऑपोजिशन के पास नालायकी का टैग है और हुकूमत के पास नाअहली का टैग है। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा से हो रहे हैं और वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमें फिर से तैयार होना पड़ेगा। तो क्या मामलात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात एक मरतबा फिर रोनुमा हो रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है इस बात का जिक्र वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि हमें एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लहर का सामना है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा, लाहौर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, TTP ने जिम्मेदारी कबूल की, इससे कबल इस्लामाबाद में भी वाक़या हुआ, तो हमें क्या एक मरतबा फिर से तैयार हो जाना चाहिए कि दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर से सर उठाने लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जब से TTP के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए, इन द सेंस के हम उनकी डिमांड्स हमने नहीं मानी कि हाई प्रोफाइल जो है उनके लीडर्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ा जाए, और उन्होंने फिर सीज फायर को यूनिलैटरली ख़त्म किया 10 दिसंबर को। और उसके बाद आपने नोट किया कि कई TTP के लीडर्स हैं उनको अफगानिस्तान में उनको मार दिया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये एक वेव आई है, चाहे वो KP में हो, हमारे कबायली इलाकों में, पेशावर में, फिर इस्लामाबाद में 2 दिन पहले पुलिस नाके पे, और अब आज लाहौर में। इसी तरह आपने नोट किया कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो बड़े सीरियस अपना हाई लेवल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो किए गए हैं। वहाँ पे भी जो कुछ 1-2 ग्रुप हैं उनके खिलाफ बड़ी भरपूर कार्रवाई की गई है, उनके लोगों को, लीडर्स को मारा गया है। तो ये एक किस्म का एक रिएक्शन भी आया है इन लोगों की तरफ से। देखिए बात यह है कि वैसे तो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है और हम मानते हैं कि इंडियंस जो है उनका वो रोल नहीं है अफगानिस्तान में जो कि होना चाहिए था, जिस तरह के वो माजी में चाहते थे और अभी भी वो चाहते हैं। लेकिन अफगान तालिबान के आने के बाद बिल्कुल उनका असर रसूख में कमी आई है। अफगान इंटेलिजेंस जो NDS है उनको भी आपने देखा है कि उनकी बाकियत अभी भी कुछ मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने रीग्रुप किया है और कोशिश किया है कि किसी तरह जो वहाँ पे अभी भी TTP और बलूचिस्तान के रिलेटेड जो बागी ग्रुप हैं उनको किसी तरह दोबारा एक्टिवेट किया जाए पाकिस्तान में, ताकि यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो। हमारी इकोनॉमी टर्न अराउंड कर रही है तो वो उसमें भी वो हाइल हो, और दुनिया को ये मैसेज दें कि देखें पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तान फिर इंटरनली अनस्टेबल हो गया है। तो ये तमाम जो है इनकी ये मुहर्रिकात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन रॉ और अफगान इंटेलिजेंस की बाकियात NDS जो अब ये लोग मिलके, और मैं रूल आउट नहीं करता हूँ कि और भी इंटरनेशनल होस्टाइल फोर्सेस हो सकती हैं, CIA, मोसाद, ये लोग, कि वो देख रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान का तो बड़ा एडवांटेज हो गया अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आने से, लेकिन जनाब हमने अभी भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है। तो ये एक उनकी एक मैं कहूँगा कि कोशिश है कि फिर इस तरह की एक वेव आए। वो अलग बात है कि हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, चाहे वो पंजाब में हो, वो सिंध में हो, KP में हो, दे डूइंग ए ग्रेट जॉब। उन्होंने काफ़ी ऐसे जो दहशतगर्दी वाक़यात को रोका भी है। हमारे पुलिस हो गए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो देयर वेल एस्टैब्लिश्ड उस हवाले से। तो मेरा भी ख्याल है कि ये आई थिंक इट इज़ टेम्पररी, ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उनको लाहौर में आपने देख लिया आज ही उनके 2 जो लोकल फैसिलिटेटर सहूलतकार हैं वो भी पकड़े गए। तो ये इवेंचुअली हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज उन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि कलअदम तहरीके तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए हमें तातुल नज़र आता है, लेकिन इनडायरेक्टली भी मामलात और मुज़ाकरात जारी हैं। क्या सूरत हाल है, क्या अभी भी कोई राब्ते हैं इनडायरेक्टली? देखिए, अफगान तालिबान ने यह सारा सिलसिला शुरू किया था, बल्कि उनका एक बड़ा रोल रहा है उन मुज़ाकरात में जो बातचीत हुई है।
मुझे नहीं मालूम है कि हमारी तरफ से कौन लोग थे, सिविल के या अस्करी इदारों के, सिक्योरिटी एजेंसीज के, जो उस मुज़ाकरात में शामिल थे या नहीं, वी डू नॉट नो। लेकिन डेफिनेटली इट वाज मीडिएटेड एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड बाय द अफगान तालिबान गवर्नमेंट, क्योंकि उनके असर रसूख हैं टीटीपी के ऊपर, और वो उन्होंने कमिटमेंट हमें दी हुई है अफगान तालिबान ने कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो मतलब तो यही था ना कि एक तो टीटीपी हो गया, उनके जो वहाँ पे बेसिस हैं, और दूसरा जो बलूचिस्तान वाले दहशतगर्द ग्रुप है उनके भी वहाँ बेसिस हैं कि उनको ख़त्म किया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से दहशतगर्दी नहीं होगी। लेकिन लगता है कि वो अभी कामयाब नहीं हुए। ये बिल्कुल हो सकता है कि क्यों अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है, कुछ हमारे लोग भी बातचीत हो रही हो उनसे, और खासकर उन ग्रुपों के साथ। देखें टीटीपी के वो ग्रुप जो कि रियासत पाकिस्तान के रिट को मानने को तैयार हैं, जो आईने पाकिस्तान को मानने को तैयार हैं, जो सरेंडर करने को तैयार हैं, ताकि इनमें बड़े लोग हैं जो देख रहे हैं कि अब अमेरिका तो चला गया, अब इस जंग का कोई जवाब नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई जवाब नहीं है, और हम पाकिस्तान के साथ ऐसी खाम का ये हमने ये जो महादारी की हुई है इसको ख़त्म हो, और वो लोग आके अपने नॉर्मल ज़िंदगी अपने ख़ानदानों के साथ गुजारना चाहते हैं, और दे वांट टू गिव अप दी वो जो उनकी आर्म्स हैं अगेंस्ट द स्टेट। जिस तरह देखें बलूचिस्तान में हुआ है पिछले 2-3 साल में, आपने देखा कि बड़े जो दहशतगर्द है जो माउंटेन उन बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के जो पहाड़ों से नीचे आए हैं, उन्होंने सरेंडर किया है, और उनको फिर रियासत ने फैसिलिटेट किया है कि वो सेटल डाउन हो, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें। आपको याद हो कि जो सवात का मॉडल था उसमें बड़ी तादाद में ये तालिबान रिलेटेड जो टीटीपी दहशतगर्द थे, इनको डी रेडिकलाइज कैंप्स में डाला गया, कई महीने इनकी वहाँ पे ब्रेन वॉशिंग हुई, डी रेडिकलाइज इनको किया गया, और फिर एक अच्छे शहरी के तौर पे ये आए और इन्होंने अपनी दोबारा अपनी ज़िंदगी जो है वो शुरू की है, और रियासत ने इनकी मदद भी की है। तो ये टीटीपी के अभी अगर कुछ ग्रुप वो आने को तैयार है, मेरा ख्याल है उनसे बातचीत होनी चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताकि हम टीटीपी की जो पावर है उसको डाइल्यूट करें। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि जो टीटीपी का मामला है इसके ऊपर हमारी जितनी भी सियासी जो माहौल है उसके अंदर बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं तमाम के बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस टीटीपी के मामले के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस होना चाहिए और एक पेज के ऊपर सबको आना चाहिए और सबका बयानिया भी एक ही जैसा होना चाहिए? देखिए, आपकी बात में वजन है इन द सेंस कि जब सानिया एपीएस हुआ था तो अगर आपको याद है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बैठे थे, और फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। बेसिकली तो सानिया एपीएस जो है वो टीटीपी ने इन्हीं के लोगों ने प्लान किया था अफगानिस्तान से बैठ के, और वो इम्प्लीमेंट भी इन लोगों ने किया था। वो तो फिर बाद में मेजोरिटी जो है वो मारी गई एंड एलिमिनेट उनको कर दिया गया था। लेकिन वो आपकी बात सही है कि अभी भी एक थोड़ा सा डिवीजन इसलिए थोड़ी बहुत है लोगों में। कुछ ये लॉबीज ये कह रही हैं कि जी सानिया एपीएस के जो लोग हैं, जो कातिल हैं, हम उनसे क्यों मुज़ाकरात करें। मेरा इसमें पॉइंट हमेशा ये रहा है कि सानिया एपीएस की, जिसमें मैंने भी कहा, सानिया एपीएस के जितने मास्टरमाइंड और परपेट्रेटर्स थे और जो मेन मुजरिम थे, उनको तो कैफर किरदार तक पहुंचा दी गई, उनको फांसी होगी, कुछ को अफगानिस्तान में मार दिया गया। तो एक का केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसने पिटीशन दायर की हुई है जो उसको डेथ सेंटेंस मिली थी मिलिट्री कोर्ट से। तो वो एक सेंसिटिविटी है, मैं मानता हूं, लेकिन हमने रियासत के इंटरेस्ट को देखना है, हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करनी है। ये टीटीपी वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं, ये अपना इनको बरगला दिया गया था, और ये अमेरिका के साथ जो वॉर ऑन टेरर में जो हमने हमारी जो शराकत थी उसकी वजह से दे टर्न देयर गन्स टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। अब वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, अमेरिका जा चुका है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी अब आगे बढ़ रही है। लोग जो हैं वो अमन का हमने देखा है कि माशरे में एक उस लिहाज से एक अमन आया है, इंटरनल सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हुए। अच्छा सर ये फरमाइएगा, सर ये फरमाइएगा, आना चाहते हैं जो ग्रुप आना चाहते हैं रियासत के साथ अपना मुज़ाकरात में और सरेंडर और आइन को मानना चाहते हैं, बिल्कुल उनके साथ बातचीत मैं तो समझता होनी चाहिए।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी कहा ये एक सिग्नल्स हैं, मैसेजेस हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर है वो उठने को है। सर अगर खुदा न खास्ता मामलात काबू में नहीं रहते और वैसे ही मामलात होते हैं जैसे हम माजी में देखते हुए आए और मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है, तातुल है, वो और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो कितने चांसेस आप देखते हैं कि क्या हमें दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, इस वक्त उनका तो कोई उस तरह की तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो है ही नहीं है। वो उनके ये बाकियात, आप उनको कहे छोटे छोटे स्लीपर सेल हैं, किसी एक शहर में कोई 10-15 लोग होंगे, किसी और शहर में 10 लोग होंगे जो बिल्कुल चुप करके बैठे हैं। जब उनको वहां से हिदायत आती है, उनको कुछ लोकल फैसिलिटेटर्स हैं, उनको हथियार पहुंचाते हैं, उनको टारगेट देते हैं कि भाई जरा कोई धमाका करो, ये करो, तो फिर वो हरकत में मुतहरिक हो जाते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि वो नौबत इंशाल्लाह वो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि बेसिक इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था शुमाली वजीरिस्तान में वो तो खत्म कर दिया गया ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के बाद। तो लिहाजा दे कैन नॉट रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ द वे जिस तरह वो पहले था, ज़र्ब अज़ब से पहले था। तो इंशाल्लाह तो हमें वैसे भी हमारे कबायली इलाके तो हैं, वो तो वैसे भी फाटा अपना मर्ज हो गए हैं, फाटा मर्ज हो गया केपी में। वहां पे खुशहाली के दौर है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रेजेंस भी शुरू हो गई है। तो लिहाजा थिंक वो हालात वो नहीं है जो कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले थे। और फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो पिछले 5 साल में हो रहा है, वो गली कूचे में जा जाके, जाहिर बात है पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट चाहे किसी के सूबे की, मैंने पहले भी कहा था, वो भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं, खबरें आती रहती हैं, वो लोगों को पकड़ते रहते हैं, इन स्लीपर सेल तक वो पहुंचते हैं। और एक हमारा इंटेलिजेंस का निजाम एक ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये उस तरह रीऑर्गेनाइज नहीं अब हो सकते, इनमें वो ताकत नहीं है। सही, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और टीटीपी दोबारा से जोर नहीं पकड़ पाएगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ रहे। साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।